आज की बात रजत शर्मा के साथ। नमस्कार। आज की बात में सबसे पहले आज मैं आप सबके साथ मिलकर अपने दोस्त अरुण जेटली को याद करना चाहता हूं। साल भर पहले आज ही के दिन अरुण जेटली हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए थे, लेकिन पूरे साल में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने उन्हें कई कई बार याद ना किया हो। जिससे भी मैं मिला उसने अरुण जेटली को याद ना किया हो। अरुण जेटली मित्र थे, परिवार का हिस्सा थे, सहारा थे, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड थे और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, ईमानदारी और सिद्धांतों का प्रतीक थे। लेकिन वो अपनी ईमानदारी को, अपनी नैतिकता को जतलाते नहीं थे, इसका दिखावा नहीं करते थे। ये उनके जीवन में सरल, सहज, नेचुरल था। अरुण जेटली जल्दी साथ छोड़ गए, पर चाहे वो चमकता सूर्य समय से पहले अस्त हो गया हो, लेकिन जाते जाते इतनी रोशनी छोड़ गए कि सदियों तक उनका प्रकाश हमें रास्ता दिखाता रहेगा। ये वो रास्ता है जो उन्होंने अपने आप बनाया था। आज नरेंद्र मोदी ने लिखा कि वो अरुण जेटली को बहुत मिस करते और मैं उनका दर्द समझ सकता हूं। अरुण जेटली जैसा मित्र, उनके जैसा संकट मोचक कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और मैं आपको बताऊं कि अरुण जी के राजनीतिक विरोधी भी उन्हें इतना ही मिस करते हैं। कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेताओं ने कई बार मुझसे कहा कि आज अरुण जी होते तो राजनीति में इतनी कड़वाहट न होती। सब पूछते हैं, अगर बीजेपी में बात करनी हो तो किसके पास जाएं, किससे बात करें? कांग्रेस में ऐसे कई नेता हैं जो अरुण जी के व्यक्तिगत दोस्त थे, उनसे दिल खोलकर बात करते थे। अरुण जी कांग्रेस के विरोधी तो थे, लेकिन कांग्रेसियों के दुश्मन नहीं थे। कांग्रेस के विचार का विरोध करते थे, लेकिन कांग्रेस के लोग उनके दोस्त थे। वो अक्सर कहते थे, कांग्रेस अतीत के बोझ से दबी है, इतिहास से सबक नहीं लेती, इस चक्कर में इतिहास बन जाएगी। और आज जो कांग्रेस में हो रहा है उसे देखकर अरुण जेटली की बातें बार बार याद आती है। कांग्रेस एक साल में नया अध्यक्ष नहीं खोज पाई। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अब राहुल गांधी की सरपरस्ती में काम करने को तैयार नहीं है। उनका साफ साफ कहना है कि बहुत हो गया, अब और एक्सपेरिमेंट नहीं चलेंगे। या तो सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष के तौर पर कंटिन्यू करें, फुल टाइम अध्यक्ष बने, या फिर चुनाव के जरिए नया अध्यक्ष चुना जाए, क्योंकि जो इंटरिम अरेंजमेंट है इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। चुनाव के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग का सीधा मतलब है राहुल गांधी की मुखालफत, राहुल गांधी का विरोध। ये सारी बातें आज की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में हुई। ये सारी बातें उस चिट्ठी में भी थी जो कांग्रेस के 23 बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी को लिखी थी, जिसके चक्कर में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलानी पड़ी थी। चिट्ठी लिखने वालों में वरिष्ठ कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मुकुल वासनिक, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, शशि थरूर, विवेक तन्खा,
वीरप्पा मोइली, पृथ्वीराज चव्हाण, पीजे कुरियन, अजय सिंह, रेणुका चौधरी, जितेंद्र प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो कांग्रेस में इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रहे हैं। सरकारों में या तो मंत्री रहे हैं या पार्टी के संगठन में इन्होंने कई वर्षों तक जिम्मेदारी संभाली है। ये कांग्रेस को अंदर बाहर से अच्छी तरह जानते हैं। गुलाम नबी आजाद ने चिट्ठी सोनिया गांधी को भेजी थी और इसके बाद पार्टी में हलचल हुई। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के पैरोकार भी सक्रिय हो गए। वर्किंग कमेटी की मीटिंग बीच का रास्ता निकालने के लिए हुई, लेकिन वहां झगड़ा सुलझने के बजाय और बढ़ गया। राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखने वालों पर बीजेपी से सांठगांठ का इल्जाम लगा दिया। इसके बाद दोनों तरफ से तलवारें खिंच गई और अंत में वही हुआ जो हमेशा होता है। फैसला हुआ कि जब तक नए अध्यक्ष का फैसला नहीं हो जाता तब तक सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेगी। हालांकि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह होना ही था। लेकिन कांग्रेस लीडरशिप ने नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश की, यह बड़ी बात है। लेकिन बात बनी नहीं, यह और भी बड़ी बात है। अब से थोड़ी देर पहले गुलाम नबी आजाद के घर पर मीटिंग हुई। इसमें सोनिया को चिट्ठी लिखने वाले कपिल सिब्बल और मुकुल वासनिक सहित कई बड़े नेता मौजूद थे। इस मीटिंग में क्या हुआ, इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी के पास हैं और विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ हैं। विजय लक्ष्मी, आपने दिन भर कांग्रेस के अंदर की खबरें बहुत जल्दी और बहुत एक्यूरेट खबरें दी। अब क्या हो रहा है, आज जो मीटिंग हुई और ये शाम को जो मीटिंग हो रही है आजाद साहब के यहाँ? देखिए, आजाद साहब के यहाँ मीटिंग जो है वो खत्म हुई है। अभी से चंद मिनट पहले जो है आनंद शर्मा यहाँ से निकले हैं। इससे पहले एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगी कि गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल, जिस तरह से आज की मीटिंग हुई उसमें कहा गया कि इस तरह की बात है। गुलाम नबी आजाद की तरफ से भी एक क्लैरिफिकेशन दिया गया कि इस तरह की कोई बात राहुल गांधी की तरफ से नहीं की गई थी कि बीजेपी के साथ साठगांठ है। लेकिन क्योंकि कल कुमारी शैलजा ने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कांग्रेस के तमाम नेताओं पर कि वो इन नेताओं पर जिन्होंने चिट्ठी लिखी है कि वो बीजेपी के लिए एक तरीके से षड्यंत्र कर रहे हैं और इसलिए चिट्ठी लिखी है। उस बात का जिक्र करते हुए ऐसा गुलाम नबी आजाद ने अपने ट्वीट में क्लैरिफिकेशन दिया था कि उस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग में आज कहा कि उन पर जो ये आरोप लगाए हैं ये गलत हैं और अगर ऐसा प्रूव हो गया तो वो अपने तमाम पदों से इस्तीफा दे देंगे। बहरहाल आज की मीटिंग में जो है तमाम लोगों ने एक के बाद एक बातचीत यही की कि सोनिया गांधी कंटिन्यू करें। जो कांग्रेस रूल स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी यही बात की कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ही पार्टी की बागडोर को संभाल सकती हैं जब तक कि अगला अध्यक्ष जो है वो पार्टी चुने। तो आज जो है यही डिसाइड हुआ है कि अगले 6 महीने के भीतर कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी, अगर एनवायरनमेंट कंड्यूसिव रहा, कंड्यूसिव इसलिए क्योंकि कोरोना का खतरा अभी भी है, इलेक्शन कराने की परमिशन शायद ना मिले, तो जब भी एनवायरनमेंट कंड्यूसिव होगा कांग्रेस पार्टी जो है अपना संगठनात्मक चुनाव जो है वो कराएगी जिसके तहत उनको नया अध्यक्ष मिलेगा। विजय लक्ष्मी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। ये डेवलपिंग स्टोरी है, नई नई बातें हर वक्त सामने आएंगी, आपको ध्यान रखना है। बहुत शुक्रिया। गुलाम नबी आजाद कोई आज के नेता नहीं है। इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्री थे, राजीव गांधी की सरकार में मंत्री थे, नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री थे, मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रहे। कांग्रेस को देखने का, समझने का उनको बहुत अनुभव है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि राहुल गांधी गुलाम नबी आजाद के सामने बच्चे हैं। उम्र में, अनुभव में, कांग्रेस को जानने समझने में, कांग्रेस के लिए कंट्रीब्यूशन करने में, हर लिहाज से गुलाम नबी आजाद राहुल गांधी से मीलों आगे हैं। गुलाम नबी आजाद आमतौर पर बहुत संभल कर बोलते हैं, कोई बात कहने से पहले कई बार सोचते हैं। उन्होंने अगर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी, 23 लोगों ने उनके साथ मिलकर सबकी भावनाओं से अवगत कराया, तो यह बहुत बड़ी बात है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर सोनिया गांधी कुछ कहती तो समझा जा सकता है, लेकिन अगर राहुल गांधी गुलाम नबी आजाद पर चिट्ठी लिखने के लिए उन्हें बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगाएंगे तो यह बात किसी के गले नहीं उतरेगी। गुलाम नबी आजाद की इंटेग्रिटी पर, उनके कमिटमेंट पर शक नहीं किया जा सकता और गुलाम नबी की तारीफ करनी पड़ेगी कि सब कुछ होने के बाद उन्होंने सार्वजनिक तौर पर पार्टी के झगड़े को छुपाने की कोशिश की और यह उनका बड़प्पन है।
लेकिन एक बड़ी बात यह है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले 23 नेताओं का सबसे ज्यादा विरोध किया पार्टी के बुजुर्ग और गांधी नेहरू परिवार के वफादार नेताओं ने। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने खुलकर चिट्ठी लिखने वालों की आलोचना की। कुमारी शैलजा ने तो सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वालों को कांग्रेस का दुश्मन और बीजेपी का एजेंट बता दिया। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों ने राहुल गांधी के सपोर्ट में माहौल बनाना शुरू कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत, कमलनाथ, भूपेश बघेल, तमाम नेताओं ने राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने की बात कही। और जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग शुरू हुई तो सबसे पहले वो काम हुआ जो हमेशा होता है। सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। इसके बाद मनाने का दौर शुरू हुआ। 10 जनपद के बाहर लोग बैनर पोस्टर लेकर पहुंच गए। जब कई नेताओं ने चिट्ठी लिखने वाले नेताओं की निंदा की तो फिर राहुल गांधी बोले और उन्होंने सख्त लहजे में, तीखी बातों में चिट्ठी की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए। और जानते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कहा चिट्ठी ऐसे वक्त लिखी गई जब सोनिया गांधी हॉस्पिटल में भर्ती थी। उस समय पार्टी की लीडरशिप पर सवाल उठाए गए। पार्टी लीडरशिप के बारे में सोनिया गांधी को पत्र उस समय लिखा गया जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार संकट का सामना कर रही थी। राहुल ने कहा चिट्ठी में जो लिखा गया उस पर चर्चा करने की सही जगह कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, मीडिया नहीं। राहुल ने आरोप लगाया कि इस तरह की हरकतें से बीजेपी को फायदा मिलता है। ये चिट्ठी बीजेपी के साथ मिली भगत में लिखी गई। राहुल गांधी की बात सुनकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में मौजूद गुलाम नबी आजाद हिल गए, चौंक गए और तुरंत उन्होंने अपना दुख और नाराजगी जाहिर कर दी। गुलाम नबी आजाद ने यहां तक कहा कि अगर कोई यह साबित कर दे कि उनकी बीजेपी से मिली भगत है तो पार्टी के सारे पदों से इस्तीफा दे देंगे। गुलाम नबी आजाद ने तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में यह बात कही, लेकिन कपिल सिब्बल ने यही बात जमाने के सामने कह दी और सीधे सीधे राहुल गांधी का नाम लेकर कही। उन्होंने ट्वीट किया, लिखा राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी को सफलतापूर्वक डिफेंड किया, मणिपुर में बीजेपी सरकार गिराने में पार्टी का बचाव किया, पिछले 30 साल में किसी मुद्दे पर बीजेपी के पक्ष में कभी कोई बयान नहीं दिया, लेकिन फिर भी राहुल गांधी कहते हैं बीजेपी के साथ मिली भगत करने हैं। जवाब करारा था। तुरंत रणदीप सिंह सुरजेवाला सामने आए और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात कही ही नहीं, लेकिन यह जरूरी है कि पार्टी में सब मिलकर चले, मिलकर बीजेपी से लड़े। इसके बाद राहुल गांधी ने कपिल सिब्बल से बात की और थोड़ी देर बाद सिब्बल ने एक और ट्वीट किया, लिखा राहुल गांधी ने उन्हें खुद बताया कि उन्होंने वो बात कभी नहीं की जो कही जा रही है, इसलिए मैं अपना ट्वीट वापस ले रहा हूं। हालांकि शाम को गुलाम नबी आजाद ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने पूरे मामले में अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया। गुलाम नबी आजाद ने इस ट्वीट में लिखा, मीडिया में कहा जा रहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में मैंने राहुल गांधी से कहा कि वो साबित करें जो लेटर हमने लिखा था वो बीजेपी की सांठगांठ से लिखा है। मैं साफ करना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने न कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में और न ही बाहर ये कहा ये लेटर बीजेपी के इशारे पर लिखा गया। अब राहुल गांधी ने क्या कहा क्या नहीं कहा ये तो वही लोग बता सकते हैं जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मौजूद थे, और ये बात कपिल सिब्बल ही बता सकते हैं कि उन्हें किसने मनाया, कैसे मनाया, क्या कहकर मनाया। राहुल गांधी ने वर्किंग कमेटी में क्या कहा जिसे सुनकर सिब्बल इतने नाराज हो गए थे। कांग्रेस के नेता कुछ भी कहें, लेकिन कहावत है ना, बिल्ली थैले से बाहर। सबको पता है कि कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है। पार्टी के ज्यादातर नेता कांग्रेस को गांधी नेहरू परिवार की छाया से मुक्त करना चाहते हैं और इन नेताओं ने चिट्ठी में उन नेताओं को अपनी वफादारी साबित करने का एक और मौका दे दिया जो चाहते हैं कि सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी एक बार फिर पार्टी की कमान संभालें, पार्टी गांधी परिवार से बाहर कहीं न जाए। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा चिट्ठी लिखकर इसे मीडिया में लीक करने का काम उन लोगों का है जो कांग्रेस में तो हैं लेकिन अंदर ही अंदर बीजेपी से मिले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे लोग
जिन्होंने सत्ता का सुख भोगा है और जिनका वजूद कांग्रेस पार्टी के कारण है, आज हमारे नेतृत्व पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। ऐसी चुनौती हमारे सामने है जब भारतीय जनता पार्टी हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी हुई है। आज जरूरत है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व को हम और ज्यादा मजबूत करें। हम सब सोनिया जी के, राहुल जी के साथ हैं और ऐसे लोग, ऐसी शक्तियां जो आज कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर रही हैं, मैं समझती हूं कि ये कांग्रेस के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए कुछ तत्व हैं और भारतीय जनता पार्टी की साजिश का हिस्सा हैं जो आज ऐसा रोल निभा रहे हैं। और जब झगड़ा होता है तो फायदा उठाने वाले कम नहीं होते। कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े पर बीजेपी के कई नेता बोले, लेकिन उनसे भी पहले असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया। ओवैसी ने कहा, अब तो कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं को सोचना चाहिए कब तक गांधी नेहरू परिवार की गुलामी करते रहेंगे। जब गुलाम नबी आजाद साहब जो पिछले 45 साल से कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता हैं, वो हर बार जब कभी हैदराबाद आते तो मुझ पर और मेरी पार्टी पर इल्जाम लगाते कि आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं, बीजेपी की बी टीम है। आज उन्हीं के पार्टी के राहुल गांधी ने उन पर यह कहा है कि आपने लेटर पर साइन करके, लेटर लिखकर आपने बीजेपी का साथ दिया। तो अब गुलाम नबी साहब को ये सोचना पड़ेगा कि बीजेपी का साथ तो वो दे रहे हैं, जब उनके लीडर राहुल गांधी उनसे कह रहे हैं कि भाई आप तो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, और खुद गुलाम नबी ने मीडिया के सामने आकर मीडिया से कहा और सारी दुनिया से कहा कि अगर मैं बीजेपी से मिला हूं तो मैं इस्तीफा देने तैयार हूं। तो ये बात ये साबित हो चुकी है कि अगर आप कांग्रेस पार्टी का अपोज करते हैं, जैसा मैं कर रहा हूं, मैं बीजेपी का भी अपोज कर रहा हूं, मगर क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का अपोज कर रहा हूं तो कांग्रेस पार्टी मुझे बी टीम कहती है, और उन्हीं की पार्टी में अगर कोई उनकी लीडरशिप को अपोज करता है तो उनको बीजेपी से मिलाया जाता है। तो ये तो सोचना पड़ेगा उन मुस्लिम लीडर्स को जो कांग्रेस पार्टी में अपना वक्त जाय कर रहे हैं कि भाई आज आप पर इल्जाम लग रहा है कि आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं, तो कब तक आप ये गुलामी करते रहेंगे कांग्रेस की लीडरशिप की। लेकिन कोई कितना भी कहे, कांग्रेस में एक परंपरा है, आमतौर पर पार्टी के बड़े नेता पार्टी के खिलाफ, गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ कुछ कहते नहीं हैं। लेकिन जिन 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी, उनमें से एक मध्य प्रदेश के अजय सिंह हैं। पूरे विवाद के बाद अजय सिंह सामने आए। उन्होंने कहा, चिट्ठी लिखने का मकसद पार्टी लीडरशिप में बदलाव की मांग नहीं था, मकसद सिर्फ यह है कि पार्टी में फुल फ्लेजेड प्रेसिडेंट हो और वो सिलेक्टेड ना हो, इलेक्टेड हो, पार्टी में हर लेवल पर चुनाव हो। पत्र के माध्यम से कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप चेंज की बात नहीं है, लेकिन जो भी हो, क्योंकि सोनिया जी बार बार कह रही हैं कि उनको नहीं रहना है, जो भी हो वो एक प्रावधान जो कॉन्स्टिट्यूशन में है पार्टी के, उसके तहत हो। यदि राहुल गांधी जी, जिन्होंने खुद पिछले साल अपने पद से त्यागपत्र दिया था, यदि वो बनना चाहते हैं, वापस पार्टी को चलाना चाहते हैं, तो हम सबका स्वागत है। लेकिन हर स्तर पर संविधान के तहत कांग्रेस पार्टी के चुनाव की प्रक्रिया से यदि हो तो हमारे ख्याल से ज्यादा उचित रहेगा। अजय सिंह की बात सुनने के बाद बिल्कुल साफ है कि नेताओं की मंशा क्या है, वो चाहते क्या है। वो तो कांग्रेस का सुधार चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सब कुछ हुआ, वो नहीं हुआ जिसके लिए मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग में चर्चा इस बात पर होनी थी कि कांग्रेस लीडरशिप पर सस्पेंस कब खत्म होगा, स्थायी अध्यक्ष कब मिलेगा। सोनिया गांधी राहुल गांधी को और वक्त देना चाहती हैं। राहुल गांधी पार्टी को चलाना तो चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। और मुश्किल यह है कि अब पार्टी के नेता बिना जिम्मेदारी तय किए आगे बढ़ना नहीं चाहते, और सारे झगड़े की जड़ यही है। इसीलिए आज चर्चा हुई, झगड़ा भी हुआ, तकरार हुई, नाराजगी भी हुई और मान मनोबल भी हुई। और शाम होते होते कपिल सिब्बल मान गए,
गुलाम नबी आजाद भी मान गए, सोनिया गांधी भी मान गई। तय हुआ अब कोई ज्यादा हल्ला नहीं करेगा, सोनिया गांधी फिलहाल पद नहीं छोड़ेंगी। नई व्यवस्था होने तक पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी गांधी परिवार पर ही रहेगी। वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद एक बयान भी जारी किया गया। रणदीप सिंह सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल ने यह स्टेटमेंट पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया कि पार्टी बड़ा परिवार है, सबको बोलने का हक है, लेकिन अनुशासन जरूरी है। ज्यादा बोलना और पार्टी फोरम के बाहर बोलना ठीक नहीं है। सीडब्ल्यूसी की स्पष्ट राय है कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर पार्टी एवं उसके नेतृत्व को कमजोर करने की अनुमति न तो किसी को दी जा सकती है और न किसी को दी जाएगी। आज हर कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं नेता की जिम्मेदारी है कि वे भारत के लोकतंत्र, बहुलतावाद व विविधता पर मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे कुत्सित हमलों का डटकर मुकाबला करें। सीडब्ल्यूसी ने इसका भी संज्ञान लिया कि पार्टी के अंदरूनी मामलों पर विचार विमर्श मीडिया के माध्यम से या सार्वजनिक पटल पर नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस कार्य समिति ने सभी कार्यकर्ताओं व नेताओं को राय दी कि पार्टी से संबंधित मुद्दे पार्टी के मंच पर ही रखे जाएं, ताकि उपयुक्त अनुशासन भी रहे और संगठन की गरिमा भी। कांग्रेस के झगड़े पर कई नेता बोले, बीजेपी के लीडर बोले, लेकिन मैं आपको शिवराज सिंह चौहान की बात सुनवाता हूं जो सबसे इंटरेस्टिंग है। शिवराज सिंह आज एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां मौजूद थे। यहां शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस में सच बोलने वालों को गद्दार कहा जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। जो गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल के साथ आज हो रहा है, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी हुआ था। देखो, कांग्रेस तो दुर्गति की तरफ है। कांग्रेस में लट्ठम मची हुई है। कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय है, क्योंकि देश और प्रदेश का भविष्य उन्हें अंधकारमय किया। कांग्रेस में सच बोलने वाले को गद्दार कहा जाता है। जब सिंधिया जी ने आवाज उठाई तो वो भाजपा से मिले हुए हो गए, उन पर आरोप लगा दिए गए। और आज जब गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं ने आवाज उठाई कि पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए, तो उनको कह दिया कि वो भाजपा से मिले हुए हैं। ऐसी पार्टी को कोई नहीं बचा सकता। एक बात तो साफ है कि कांग्रेस के अनुभवी नेताओं को राहुल गांधी के काम करने के तरीके से शिकायत तो है, और यह शिकायत आज नहीं कई महीनों से है, लेकिन कोई खुलकर नहीं बोलता। आज भी कितने सारे नेता हैं जो प्राइवेटली कहते हैं कि वो अंदर से घुटन महसूस कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से उन्हें कहना पड़ता है कि राहुल गांधी को एक बार फिर पार्टी का अध्यक्ष बन जाना चाहिए। उन्हें कहना पड़ता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा पार्टी को कोई बचा नहीं सकता। मन में वो जानते हैं कि यह ठीक नहीं है। 23 बड़े बड़े नेताओं ने चिट्ठी लिखकर कह दिया कि पार्टी को डिसाइसिव लीडरशिप की जरूरत है, क्योंकि नेताओं को लगता है जिस तरह से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर हमले करते हैं, आधा सच आधा झूठ बोलते हैं, उससे कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ है। लेकिन राहुल गांधी को किसी पर भरोसा नहीं। उन्होंने कह दिया ये चिट्ठी बीजेपी के इशारे पर लिखी गई। पिछली कांग्रेस वर्किंग कमेटी में राहुल गांधी ने कह दिया था कि पार्टी के सारे नेता डरपोक हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कहा मैं अकेला ऐसा हूं जो नरेंद्र मोदी से नहीं डरता। इस बात ने भी कांग्रेस के नेताओं को अंदर तक चोट पहुंचाई थी, और इसके बाद पानी सिर से ऊपर निकल गया। पिछली बार तो कांग्रेस के नेता कुछ नहीं बोले थे, लेकिन इस बार कपिल सिब्बल ने करारा जवाब दिया। उन्होंने राहुल गांधी को गिनाया कि कब कब कहां उन्होंने स्टैंड लिया बीजेपी के खिलाफ। गुलाम नबी आजाद ने भी बीजेपी वाली बात पर नाराजगी जताई। यह अलग बात है कि राहुल गांधी ने नेताओं को फोन करके सफाई दी, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। आज किसी तरह से बगावत की आग को ठंडा कर दिया गया, लेकिन मुझे लगता है इस गर्म राख में चिंगारियां भी बाकी हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सुशांत राजपूत की मौत के केस की जांच कर रही सीबीआई की टीम की राह आज और मुश्किल हो गई। सुशांत की विसरा रिपोर्ट में क्या कहा गया है और सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कमी है, ये मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की। सीबीआई इसकी जांच कर रही है।
बहुत तेजी से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सीबीआई ने आज भी सिद्धार्थ और नीरज समेत उन 4 लोगों से पूछताछ की जो मौत के वक्त सुशांत सिंह राजपूत के घर में मौजूद थे। सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर पिछले 4 दिन से सीबीआई इन चारों से बार बार पूछताछ क्यों कर रही है? इसका जवाब आज हमारे संवाददाता अभय पाराशर ने दिया। अभय ने बताया कि असल में इन चारों के बयानों में अंतर है, इसीलिए चारों से बार बार घुमा फिराकर पूछताछ की जा रही है, जिससे किसी तरह का कंफ्यूजन न रहे, सच्चाई का पता लगाने में मदद मिले। दूसरा सवाल है कि सीबीआई सबसे पूछताछ कर रही है, लेकिन अब तक पटना में दर्ज एफआईआर में प्राइम सस्पेक्ट रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि परिवार वालों ने जो एफआईआर करवाई थी उसमें रिया का नाम लिया गया है। अभय ने बताया कि सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। रिया को समन भेजा गया है। रिया से पूछताछ में क्या खुलासा होता है इसका सबको इंतजार है, क्योंकि रिया का नाम लेकर रोज नए नए दावे किए जा रहे हैं और नए नए सवाल उठाए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिन से कहा जा रहा है कि सुशांत को स्लो पॉइजन देकर मारा गया, जहर दिया गया। कोई कह रहा है कि सुशांत को रिया ने ड्रग्स का ओवरडोज दे दिया, जिससे वो नशे में रहते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारी थ्योरीज, ये सारी बातें बिल्कुल गलत साबित हुई हैं। इनमें कोई दम नहीं है, क्योंकि सुशांत के विसरा की जांच करने वाली कलीना लैब के डायरेक्टर ने साफ साफ कहा है, सुशांत के विसरा में किसी तरह के फाउल प्ले के सबूत नहीं मिले हैं। हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने मुंबई के कलीना में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा कुलकर्णी से बात करने के बाद बताया कि सुशांत के विसरा सैंपल के टेस्ट में न तो किसी तरह का जहर मिला, न किसी तरह के ड्रग्स के ट्रेसेस नजर आए। डॉक्टर कृष्णा कुलकर्णी ने कहा कि अगर भविष्य में कोई उनकी रिपोर्ट से सवाल उठाता है तो इसके लिए विसरा का एक सैंपल सुरक्षित रखा गया है, कोई भी इसकी जांच कर सकता है। साथ में सुशांत के डीएनए का प्रोफाइल भी सुरक्षित है। अगर जांच एजेंसी या परिवार वाले चाहें तो दुनिया की किसी भी लैब में जांच करवा सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके घर के अंदर 14 जून को मिला। सुबह करीब 11:30 से 12 बजे के बीच उनके नौकरों को पता चला। उस वक्त घर में नीरज केशव, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत, ये 4 लोग मौजूद थे। शव को पंखे से उतारा गया, ऐसा उनका क्लेम है। और उसके बाद जब पुलिस पहुंची तो शव जो है वो बेड पर था और वहां से शाम को कूपर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर रात करीब 10:30 बजे के आसपास शव का जो पोस्टमार्टम है वो शुरू हुआ। और पोस्टमार्टम के बाद विसरा रिपोर्ट निकाली गई। विसरा रिपोर्ट इसी मुंबई के सीएफएसएल लैब में आई, कलीना के सीएफएसएल लैब में, जिसको जो है पूरा इन्वेस्टिगेट किया गया। इस विसरा रिपोर्ट को बनाया गया और विसरा रिपोर्ट में 4 मुख्य बातें सामने आई हैं। पहली बात यह सामने आई है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो विसरा रिपोर्ट है उसमें कोई केमिकल नहीं मिला है, कोई ड्रग नहीं मिला है और ना ही कोई शराब मिली है या कोई दूसरे नशीले पदार्थ मिले हैं। दूसरी अहम बात यह है कि 20% जो विसरा रिपोर्ट का सैंपल है वो प्रिजर्व करके रखा गया है। सीबीआई या दूसरी कोई एजेंसी अगर इस विसरा रिपोर्ट को किसी और सीएफएसएल लैब में यानी कि दिल्ली या देश के बाहर टेस्ट कराना चाहे तो वो टेस्ट करा सकती है। और तीसरी अहम बात इसमें यह आई है कि इस विसरा रिपोर्ट के बाद एक डीएनए सैंपल रिपोर्ट भी प्रिजर्व किया गया है सुशांत सिंह की इस विसरा सैंपल से। और ये डीएनए सैंपल रिपोर्ट इसलिए प्रिजर्व किया गया है कि अगर कोई भी परिवार का सदस्य या थर्ड पार्टी इसे चैलेंज करती है कि जो विसरा रिपोर्ट बनाई गई है वो सुशांत सिंह की डेड बॉडी की नहीं है तो डीएनए सैंपल से इसे मैच किया जा सकता है। और चौथी और अहम बात ये सामने आई है कि जो ये विसरा रिपोर्ट है वो उसमें जो भी फैक्ट्स है, जो सोशल मीडिया पे जो बातें आ रही हैं, वैसी कोई बात इस विसरा रिपोर्ट में आई नहीं है। ये सारी बातें जयप्रकाश सिंह ने कही इस रिपोर्ट को बनाने वाले फॉरेंसिक टीम के डॉक्टर के बात करने के बाद। आज सीबीआई की टीम कूपर हॉस्पिटल गई, सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से पूछताछ की। मैंने आपको शुक्रवार को सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई थी। रिपोर्ट में मौत का वक्त दर्ज नहीं था। सुशांत ने सुबह अनार का जूस पिया, ये घर के लोग बताते हैं, लेकिन रिपोर्ट में उनके पेट में जूस का जिक्र नहीं था। इसी रिपोर्ट को लेकर सुशांत के पिता के वकील कई गंभीर सवाल उठा रहे हैं।
अब तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि जिस तरह सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई वो अनप्रोफेशनल है। इस रिपोर्ट से जांच में कोई मदद नहीं मिलेगी। ये जो रिपोर्ट आपने देखी, इस रिपोर्ट को देखकर आपको क्या लग रहा है? प्राइमा फेसाई क्या लग रहा है? इसमें बहुत खामियां हैं। देखो, जब पोस्टमार्टम होता है तो हम लोग चाहते हैं कि कॉज ऑफ डेथ मिले, और कॉज ऑफ डेथ मिलने के लिए मुझे टाइम ऑफ डेथ भी चाहिए, पेट में क्या है ये भी चाहिए, यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब है कि नहीं ये भी चाहिए, ताकि मॉर्निंग में यूजुअली जब आदमी उठता है वो ऑफिस जाता है लेबोरेटरी टॉयलेट में टू क्लीन हिज, इसमें कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ है। तो बहुत ही ये गड़बड़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसको मैं मान्यता नहीं दूंगा। एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट इट इज नथिंग बिफोर मी, इट इज फुल ऑफ लैप्सेस, बहुत सारी खामियां हैं। एक तो टाइम ऑफ डेथ होना चाहिए, और टाइम ऑफ डेथ के लिए ये आवश्यक है कि उसका राइगर मॉर्टिस देखा जाए कि कड़ापन कितना हुआ, और जब लटके रहेगा उसमें पोस्टमार्टम स्टेनिंग होनी चाहिए। ब्लड ग्रेविटेट करता है तो वहाँ छोटे छोटे हेमोरेज हो जाते हैं, वो भी नहीं मेंशन किया हुआ है इसमें। ये कड़ापन जिसको मैं राइगर मॉर्टिस करता हूँ वो भी दिखाई नहीं पड़ रहा है इस रिपोर्ट में। तो मैं ये रिपोर्ट कहूँगा कि ये किसी काम का लायक रिपोर्ट नहीं है। जब भी बॉडी लटका रहेगा कुछ घंटे के बाद ब्लड नीचे ग्रेविटेट करता है इन द मोस्ट लोअर पार्ट से लोअर लिम्स, तो वहाँ पर छोटे छोटे बिंदु हो जाते हैं हेमोरेज के, ब्लीडिंग के, वो कहीं मेंशन नहीं है इसमें। तो टाइम ऑफ डेथ के लिए राइगर मॉर्टिस, ये हेमोरेज, पेट का खालीपन, पेशाब की थैली में कितना पेशाब है वो कुछ भी मेंशन नहीं है। तो ये बहुत ही अजीब तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। ये इसको तो मैं, अगर आप मुझे दीजिएगा, मैं इसको डस्टबिन में फेंक दूंगा। ये डॉक्टर आर.के. शर्मा की बात आप सुन रहे थे। ये फॉरेंसिक जांच के एक्सपर्ट हैं, इन्हें फादर फिगर माना जाता है, इनकी बहुत रेस्पेक्ट है, इसलिए इनकी बात को इतना वजन देने की जरूरत है। हालांकि सीबीआई ने अब तक जो इन्वेस्टिगेशन किया है, एसआई की टीम ने जो जांच की है, सुशांत के परिवार वाले अब तक उससे काफी संतुष्ट हैं। आज सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने बताया, सीबीआई की टीम को जांच थोड़ी देर से मिली, लेकिन जिस लाइन पर वो जांच कर रही है, उम्मीद है सच जल्दी सामने आएगा। देखिए, आज सुशांत के मौत को 2 महीने से ज्यादा हो गया है, तो इसलिए सीबीआई काफी लेट इस मामले में आई है। तो मेरा ये मानना है कि जरूर सीबीआई अपने हिसाब से पूरा अच्छे तरह से सारा तहकीकात करके उसके बाद रिया को बुलाएगी। तो उसका जो अपना जो कहते हैं ना स्पेड वर्क कहिए, या वो जो अपना एक प्रेपरेटरी वर्क कर लीजिए, वो सारा करके उसके बाद अगर उनको बुलाती है तो उसके बाद अगर कुछ इनकी इनकंसिस्टेंसी होती है या उनके तरफ से अगर जवाब ठीक नहीं आते हैं तो फिर शायद अरेस्ट भी करे। तो इसलिए ये जो एक तरीका होता है सीबीआई का, एक प्रोफेशनल एजेंसी का, वो एक बहुत ही सिस्टमैटिकली चलते हैं। वो नॉर्मली एक क्राइम जो सीबीआई रजिस्टर करता है तो पहले पीई करता है, और पीई में इन्वेस्टिगेट करके तब आरसी करता है। यहाँ पर तो आरसी पहले से था, तो एक तरह से वो आरसी के करने के बाद भी अपने तरफ से जो पूरी एक उनको सिस्टमैटिक तरीके से छानबीन करने की जो एक उनका सिस्टम बना हुआ है, वो उसी पर लगे हैं। और हमको पूरा उम्मीद है कि बहुत जल्दी से जल्दी आपको इसमें कुछ बड़ा खुलासा मिलेगा। एक तरफ सीबीआई फॉरेंसिक जांच कर रही है, दूसरी तरफ सीबीआई की टीम ने सुशांत की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की भी जांच की। अफसर 4 घंटे से ज्यादा तक कोटक महिंद्रा बैंक की उस ब्रांच में रहे जिसमें सुशांत का अकाउंट था। सुशांत के परिवार वालों का, आपको याद होगा, आरोप है कि इसी बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले गए। इससे पहले सीबीआई की टीम एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक भी गई, यहां भी सुशांत के बैंक अकाउंट्स हैं। देखिए, जहां तक मनी ट्रांजैक्शन का सवाल है, परिवार को सिर्फ ये पता चला था कि 17 करोड़ आया था उस अकाउंट में और 15 करोड़ निकला था। अब उस 15 करोड़ में से कितना रिया के खाते में गया या कितना घूम के उनके किसी जानने वाले के खाते में गया या उनके भाई या पिता के खाते में गया, ये सब मामला ईडी के इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है बड़ी जोर शोर से, और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में भी आएगा। लेकिन वो सब जो है, हमारे तरफ से ये एक स्पष्ट रूप में कहना कि इतना अमाउंट उनके खाते में गया था, ये लाजमी नहीं होगा, इसलिए कि परिवार कभी हस्तक्षेप करता ही नहीं था सुशांत के अकाउंट में। ये तो मरने के बाद जब मेरे
पास आए तो मैंने कहा कि एफआईआर दर्ज करने के पहले इस इंफॉर्मेशन का निकलवाएं डिटेल, तब डिटेल निकालने में ही सब पता चला। इसलिए ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें कितना अमाउंट किस तरह से किसको किसको बेनिफिट किया है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने उनके दोस्त कहे जाने वाले संदीप सिंह लेकर को भी सवाल उठाए हैं। संदीप सिंह फिल्म प्रोड्यूसर हैं और सुशांत के पोस्टमार्टम से लेकर उनके अंतिम संस्कार तक वो काफी एक्टिव थे। अब सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने संदीप को लेकर काफी शक जाहिर किया है। विकास सिंह ने कहा कि संदीप सिंह कई महीनों तक सुशांत से नहीं मिला था, 14 जून को मुंबई से बाहर था, लेकिन अचानक जिस तरह संदीप सिंह एक्टिव हुआ उससे शक उठना लाजमी है। हाँ, जो बहनों से मेरी बात हुई है तो संदीप सिंह को कोई बहन नहीं जानती थी। अब सुशांत का मान लीजिए कोई पुराना अगर एक्वेंटेंस होगा तो हो सकता है, लेकिन खुद संदीप सिंह ने स्टेटमेंट दिया है कि कई महीनों से सुशांत सिंह से नहीं मिला था। तो सडनली मरने के उपरांत सडनली वो एक हेलीकॉप्टर के एयर ड्रॉप होकर के पहुंच गया और उसके बाद सारा उसने अपने उसमें कंट्रोल में ले लिया सारा कुछ। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आई। अगर पिठानी सारा कंट्रोल रखता तो समझ में आती थी कि वो घर में था, लेकिन सडनली एक अनजान आदमी जो कि वहां आसपास उस साइट के नहीं है और वो आकर के पूरा कंट्रोल ले, तो जरा सा बात में कुछ वो लगता है कि भाई हाँ, ये कुछ संदेह वाली बात है। इस उलझते हुए मामले की गुत्थी सुलझाने में हमारे संवाददाता अभय पाराशर और जयप्रकाश सिंह दिन रात लगे हुए हैं। जयप्रकाश, आपकी रिपोर्ट मैंने दिखाई दर्शकों को, लेकिन सवाल यह है कि जब सीबीआई की टीम सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की टीम से पूछताछ कर चुकी थी, तो फिर आज दोबारा कूपर हॉस्पिटल क्यों गए वो लोग? देखिए रजत सर, इस पूरे मामले में सीबीआई की टीम जो है वो कोई भी सिरा वो छोड़ना नहीं चाह रही है। रिया चक्रवर्ती और खास करके जो नामजद संदिग्ध आरोपी हैं इस पूरे मामले में बिहार पुलिस और सीबीआई की एफआईआर में उन तक पहुंचने के पहले, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कूपर अस्पताल के 5 डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था उनमें 3 डॉक्टरों से पूछताछ और उनका बयान उस दिन लिया गया था जिस दिन सीबीआई की टीम पहुंची थी, और आज और 2 डॉक्टरों का बयान लिया गया। और उनके बयान लिए जाने के बाद 5 डॉक्टर की जो बयान की जो कॉपी है और उनके बयानों के बीच का जो अंतर है और जो रिपोर्ट्स हैं, जो पोस्टमार्टम की एग्जैक्ट रिपोर्ट है, इसमें टाइम ऑफ डेथ क्यों नहीं मेंशन किया गया है, और भी जो टेक्निकल चीजें हैं वो उनसे पूछी गई और उनका जवाब लेने के बाद जो फॉरेंसिक की टीम है उनका भी जवाब लिया गया है। यानी जब रिया चक्रवर्ती के पास सीबीआई की टीम जाएगी और रिया चक्रवर्ती का बयान लेगी तो उसमें ये तमाम बातें आएंगी और संदीप सिंह वाला फिगर भी आएगा। तो यही वजह है कि आज दोबारा कूपर अस्पताल सीबीआई की टीम पहुंची थी। रजत सर जी, अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लगातार सीबीआई की टीम को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो किस तरह से काम कर रही है, तो आज ये बात बार बार सामने आ रही है कि 4 जो लोग घर में थे उनसे बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कई दिन से लगातार। तो आपने कहा था कि इन लोगों के बयानों में फर्क है, अंतर है, तो कुछ अंदाजा लगा आपको कि क्या फर्क है, क्या अंतर है? देखिए रजत जी, बिल्कुल जो 4 मेन लोग हैं जो उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के घर में थे उनसे जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं, खास तौर पर पोजीशनिंग को लेके, जब वहां पर दरवाजा जब खोला गया, खोलने के बाद बॉडी किस एंगल में लटकी हुई थी, इस तरीके के सवाल पूछे गए, उसमें भी विरोधाभास था। इसके अलावा जो चाबी वाला आया था, जब चाबी वाले को छोड़ने कौन गया था, पीसीआर कॉल किसने की थी, इसमें भी अभी पूरी तरीके से सीबीआई इनसे संतुष्ट नहीं है। और रजत जी, परसों जब रिक्रिएशन करने के लिए पहुंची थी सीबीआई की टीम, तो इन तीनों जो 3 थे, जिसमें दीपेश, नीरज और अगर हम बात करें सिद्धार्थ की, इन्हें लेके पहुंची थी सुशांत के उस फ्लैट में, लेकिन रिक्रिएशन हो गई, पूरी तरीके से डमी ट्रायल कर लिया। उसके बाद कल दोबारा से लेके जाना पड़ा सीबीआई को सुशांत के घर पे। हालांकि कल रिक्रिएशन नहीं हुआ था, लेकिन जो ये अपने बयान दे रहे थे कि कैसी पोजीशनिंग थी उस कमरे में और घर में किसने क्या कुछ देखा, क्या कुछ हुआ, उसको लेके बयानों में जब दिक्कत हुई तो वहां पर दोबारा लेकर इन्हें जाया गया सिर्फ सवाल जवाब करने के लिए। वहां पर कल दोबारा रिक्रिएशन नहीं हुआ था। और आज की अगर हम बात करें रजत जी, तो सुबह रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने के लिए एक रणनीति सीबीआई ने बेशक तैयार कर ली है, सम्मन इशू कर दिया है, लेकिन सम्मन अभी रिसीव नहीं कराया है सीबीआई ने, क्योंकि सीबीआई आज भी
इन सभी लोगों से, चाहे हम सिद्धार्थ की बात करें, चाहे हम नीरज की बात करें, दीपेश की बात करें, और जो सीए था उसे भी बुलाकर घंटों तक अभी भी पूछताछ चल रही है। और जो कोटक महिंद्रा बैंक है, जिस बैंक को लेकर आरोप लगाए गए कि अकाउंट में से पैसे निकाले गए, वहां पर सीबीआई को भेजा गया। मतलब बिल्कुल साफ है रजत जी सीबीआई के सूत्रों का कि रिया चक्रवर्ती, क्योंकि उसे मेन आरोपी बनाया है सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने, उनके पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं, तो उस जिस पर आरोप लगाए हैं रिया चक्रवर्ती, उससे पूछताछ करने से पहले जो आरोप लगे हैं उन्हें पूरी तरीके से क्रॉस एग्जामिन सीबीआई कर लेना चाहती है, चाहे वो बैंक मैनेजर हो, चाहे वो अस्पताल के लोग हो, चाहे पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स हो, या फिर ये वो 4 लोग हो जो कि उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के घर में मौजूद थे। उसके बाद ही रिसीव, हालांकि सम्मन बहुत जल्द करा लिया जाएगा रजत जी, क्योंकि इशू किया जा चुका है, अब बस रिसीव कराना है। और इन तमाम चीजों को एग्जामिन और वेरीफाई करने के बाद रिया चक्रवर्ती से भी जो संगीन आरोप लगे हैं वो पूछताछ बेशक की जाएगी। हालांकि उसका वक्त अभी तक सूत्रों से नहीं पता चला है, क्योंकि रजत जी बहुत ज्यादा सीबीआई के ऊपर प्रेशर है, बहुत कम और बहुत लिमिटेड इस वक्त बात कर रही है सीबीआई मीडिया से, लेकिन जल्द रिया से पूछताछ होगी इन सबको एग्जामिन करने के बाद। जी अभय, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। जयप्रकाश, आपका भी शुक्रिया। आप दोनों के सामने बड़ी चुनौती है, ये खबरें निकालनी है और एक्यूरेट खबरें निकालनी है, अटकलों से बचना है और इसके साथ साथ आपको कोरोना से भी बचना है, तो अपना ख्याल रखिए। ये बात तो सही है कि सीबीआई ने 2 महीने बाद जांच शुरू की और ये मामला ऐसा है कि हर कोई डिटेक्टिव बन गया है, हर कोई जासूस है। सब लोग जानते हैं कि करोड़ों लोगों की भावनाएं सुशांत सिंह से जुड़ी हैं। करोड़ों लोग देश में सच जानना चाहते हैं और इन भावनाओं का फायदा उठाने के लिए हर रोज कुछ लोग नई नई बातें सामने लाते हैं। आपको याद होगा शुरू में कहा गया था कि करण जौहर और आदित्य चोपड़ा जैसे प्रोड्यूसर्स ने सुशांत सिंह राजपूत से फिल्में छीन ली, वो नेपोटिज्म का शिकार हो गए। इसके बाद आदित्य ठाकरे का नाम आया इस मामले में, दिशा सालियान की मौत से इसको जोड़ा गया। पटना में एफआईआर दर्ज होने के बाद सारा फोकस रिया चक्रवर्ती उसके परिवार पर था, पैसे की लूट पर था। कोई कह रहा था जहर दे दिया, स्लो पॉइजनिंग। आज किसी ने इस केस में दुबई के ड्रग माफिया का नाम ले दिया। इसीलिए सीबीआई को हर एंगल से जांच करनी पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को संतुष्ट करना पड़ेगा और जो लोग सच जानना चाहते हैं उन्हें कुछ दिन और सब्र करना होगा। अब से थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक हादसा हुआ है। भारी बारिश के बाद 5 मंजिल की एक बिल्डिंग गिर गई है, इसमें 50 लोग के दबे होने की आशंका है। रायगढ़ की तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, उत्तराखंड और राजस्थान तक बारिश से हुई भारी तबाही की तस्वीरें। अब बात करते हैं बारिश और बाढ़ की। ज्यादातर राज्यों में मानसून सक्रिय है, कई राज्यों में बारिश तबाही मचा रही है। आज देर शाम महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक बड़ा हादसा हुआ है। रायगढ़ के महाड इलाके में बारिश की वजह से 5 मंजिला इमारत गिर गई। इस बिल्डिंग में करीब 40 परिवार रहते थे। 30 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि 50 लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, ऐसी आशंका है। लोकल लोगों के अलावा रायगढ़ की पुलिस और प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा है, लेकिन हादसा बड़ा है, इसलिए पुणे से भी एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। हालांकि अंधेरा होने की वजह से राहत और बचाव के काम में दिक्कत हो रही है। हैरानी की बात है कि जो बिल्डिंग गिरी है वो सिर्फ 10 साल पुरानी थी। एनसीपी लीडर और रायगढ़ की गार्जियन मिनिस्टर अदिति तटकरे ने कहा कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता मलबे में फंसे लोगों को निकालना है। हो सकता है बिल्डिंग गिरने के पीछे लापरवाही हो, लेकिन इसकी जांच बाद में की जाएगी। गुजरात में भी 2 दिन से भयंकर बारिश हो रही है, हालात बेकाबू हो रहे हैं। बारिश से नदियां उफान पर हैं, ज्यादातर बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। डैम्स को नुकसान से बचाने के लिए उनके गेट खोल दिए गए। इसके कारण कई इलाके पानी में डूब गए हैं। सैकड़ों गांवों का संपर्क कट गया है। कच्छ और सौराष्ट्र के अलावा अहमदाबाद, गांधीनगर, साबरकांठा, सूरत और सुरेंद्रनगर जैसे शहर भी बारिश से परेशान हैं। हालात का जायजा आपको इस बात से मिलेगा कि गुजरात में जितनी बारिश पूरे सीजन में होती है, उतनी बारिश सिर्फ 1 हफ्ते में हो चुकी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। 100 से ज्यादा डैम भर चुके हैं। आसपास के इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। क्योंकि गुजरात में स्मॉल और मीडियम कैटेगरी के बांध ज्यादा हैं,
इसलिए 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से ज्यादातर डैम फुल कैपेसिटी में भरे हुए हैं। फिलहाल तो जिस तरह से गेट खोलकर डैम से पानी निकासी की जा रही है उससे हालात काबू में है, लेकिन अगर इसी तरह बारिश होती रही तो सिचुएशन बिगड़ सकती है। हजारों लोगों को लो लाइंग एरिया से सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया गया है। पिछले 24 घंटे में गुजरात की सभी 33 जिलों में बरसात हुई और सबसे ज्यादा 338 मिलीमीटर बारिश जामनगर जिले के जोडिया इलाके में रिकॉर्ड की गई। जामनगर में भी हालात काफी खराब है। जिले के 4 डैम ओवरफ्लो हो गए। इन डैम से शहर को साल भर पानी मिलता है, इसलिए साल भर के पीने के पानी की दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन इस वक्त लोग भारी परेशानी में हैं क्योंकि पूरा जामनगर डूबा हुआ है। रंजीत सागर डैम ओवरफ्लो होने की वजह से रंगमती नदी में पानी छोड़ा गया और नदी किनारे बना खोडियाल मंदिर पानी में डूब गया। जामनगर के निचले इलाकों में बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने हैं जिनके बेसमेंट में पानी भर गया है। सर्किट हाउस पानी में डूबा हुआ है। सरकार ने एनडीआरएफ की एक टीम को जामनगर भेजा है। अचानक बढ़े पानी की वजह से गुजरात के पंचमहल में 70 लोगों की जान मुश्किल में फंस गई। दरअसल ये लोग पावागढ़ के पास वाटरफॉल देखने आए थे, लेकिन अचानक वाटर लेवल बढ़ गया। जिस वक्त बारिश शुरू हुई उस वक्त इन लोगों को अंदाजा नहीं था कि बरसात इतनी जबरदस्त होगी, लेकिन बाद में भारी बारिश की वजह से वाटरफॉल के पास पानी का लेवल बहुत बढ़ गया। यहाँ घूमने आए 70 लोग फंस गए। हालांकि पुलिस ने वक्त रहते रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर इन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 24 घंटे में और भी भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मैं आपको बता दूं कि पिछले एक हफ्ते में गुजरात में जो औसतन बारिश होती है उसका करीब 25% बारिश पिछले एक हफ्ते में ही रिसीव किए गए है और एक दशक में शायद ये पहला मौका है जब सबसे ज्यादा बारिश जो एवरेज होती है सीजन की वो इस वक्त गुजरात में पड़ी और इसी वजह से कई इलाकों में चिंताएं भी बढ़ गई हैं। राज्य की करीब 315 सड़कें छोटी बड़ी सड़कों से मिलाकर के नेशनल हाईवे तक अफेक्टेड हैं इस बाढ़ से। संपर्क टूट गया है, सड़कें टूट गई हैं। इसके अलावा राज्य के करीब 108 डैम जो हैं वो पूरी तरह भर चुके हैं, उन्हें हाई अलर्ट पे रखा गया है और कई डैम ऐसे हैं जो 80 से 90% तक पहुंच चुके हैं। करीब 26 टीमें हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के मिलाकर के जिन्हें तैनात कर दिया गया है और सबसे ज्यादा परिस्थिति जो है वो उत्तर गुजरात और कच्छ में इस वक्त बिगड़ती नजर आ रही है। हर साल हम देखते हैं कि देश में इतना पानी बरसता है कि साल भर पीने के लिए या सिंचाई के लिए पानी की कमी नहीं हो सकनी चाहिए, लेकिन अगर इसे प्रिजर्व किया जाए तभी। लेकिन ज्यादातर पानी बारिश में बह जाता है और हम बाढ़ का सामना करते हैं और गर्मियों में सूखा। इस हालात को बदलने की जरूरत है। बारिश तो कुछ दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन 8 महीने पहले जो कोरोना हमारे देश में आया था उसकी तबाही आज भी जारी है। देश और दुनिया में बड़े बड़े लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। इनके बारे में आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। बात कोरोना वायरस की, दुनिया में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। 2 करोड़ करीब 37 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। हमारे देश में कोरोना के मरीजों की फिगर 31 लाख को पार कर गई है और जैसे मैं बार-बार कहता हूं कि छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, कोरोना किसी में फर्क नहीं करता। आपसे थोड़ी देर पहले चौंकाने वाली खबर आई। दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले, ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतने वाले, पूरी तरह फिट रहने वाले उसेन बोल्ट कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उसेन बोल्ट ने अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, जन्मदिन मनाने के लिए पार्टी की थी। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर क्रिस गेल भी इस पार्टी में शामिल थे। बोल्ट को कोरोना के वक्त पार्टी करने की गलती भारी पड़ी। अब बोल्ट कोरोना से लड़ रहे हैं। अब उसेन बोल्ट ने खुद को आइसोलेशन में कर लिया है और बाकी लोगों से कहा कि वो भी अपने आप को आइसोलेट कर लें। आज ये भी खबर मिली कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अब हमारे वक्त एक स्पेशल रिपोर्ट का। सुशांत सिंह राजपूत के केस पर हमारे 8 रिपोर्टर्स ने फॉरेंसिक लैब से कई अहम जानकारी हासिल की। सीबीआई के सामने
गवाहों के कन्फेशन पर जानकारी जुटाई, सुशांत के कई राजदारों से फैक्ट्स इकट्ठा किए। इस सारी इंफॉर्मेशन के आधार पर